कि लेखन के लिए साहित्यिक होना ज़रूरी है। मैं तो नहीं मानती ऐसा। अगर ऐसा होता तो बैंक वाले, बैंकों में काम करने वाले, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, ये सारे साहित्यकार नहीं होते। लेखन में भाषा की बाध्यता मेरे विचार से कोई नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी हैं तो हम हिंदी ही लिखें। अगर हमें बुंदेली आ रही है तो बुंदेली लिख सकते हैं, गुजराती आ रही है गुजराती लिख सकते हैं। प्रत्येक रचनाकार के मस्तिष्क में उसके अपने मौलिक विचार होते हैं। डूडलिंग वर्ड्स की पॉडकास्ट सीरीज़ दास्तां कहते कहते में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे ही शहर की एक सशक्त नारी डॉक्टर चंचला दवे मौजूद हैं। इन्होंने 3 भाषाओं गुजराती, मराठी और हिंदी में अध्ययन किया है। आज हम सवाल जवाब करेंगे डॉक्टर चंचला दवे जी से। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। कला की इतनी विधाओं को छोड़कर साहित्य लेखन की ही विधा का चयन क्यों किया? लेखन की शुरुआत किस प्रकार हुई? क्या कोई संस्मरण आप साझा करना चाहेंगी? बहुत अच्छा। जहाँ तक साहित्य के चयन का प्रश्न है, इसमें बाल्यावस्था से ही कुछ पृष्ठभूमि पारिवारिक रही। ऐसा नहीं कि वो लोग कोई लिखने पढ़ने वाले थे, लेखक थे, कवि थे, ऐसा कोई भी परिवार में नहीं था। परंतु घर में पुरानी पुस्तकें आया करती थी। कादम्बिनी है, नवनीत है, धर्मयुग है, इस तरह की साहित्यिक पुस्तकें आया करती थी, जिनको मैंने हमेशा ही पढ़ती रहती थी। जब भी अपने अध्ययन के अलावा फुर्सत मिलती थी तो उन पुस्तकों को मैं पढ़ती रहती थी। और प्रारंभ से ही मेरा हिंदी साहित्य की ओर बहुत ही रुझान था। और स्कूल के समय से ही मैंने लाल रेखा और वयम रक्षामः और इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। और दूसरा, फिर मैं जैसे जैसे मेरी शादी हुई, विवाह हुआ, जब मैं अपनी सर्विस में आई तो मैंने अपने हिंदी विषय को ही चयन किया और हिंदी में ही अध्ययन किया, अध्यापन किया। और हिंदी जो भाषा है, मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा गुजराती है मेरी, और जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी मेरे श्वास में, मेरे समझिए कि रक्त में नमक की तरह घुली हुई है हिंदी भाषा। और अन्य ललित कलाओं में भी मुझे रुचि है। ऐसा नहीं है कि इनमें मुझे रुचि नहीं है। मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है, देखना, गायन में जाना, नृत्य कलाओं को देखना अच्छा लगता है, कथक भरतनाट्यम देखना अच्छा लगता है। पर उन विधाओं में मेरी रुचि नहीं रही, क्योंकि लिखने पढ़ने में ही मेरी रुचि हमेशा रही है। और अध्यापन का विषय भी हिंदी मैंने चुना। और इसका सबसे बड़ा हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने का मेरा विषय एक संस्मरण है छोटा सा, कि जब मैं बीए फाइनल में पढ़ती थी तो एक चतुर्वेदी मैडम थी हमारी, जो इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग करती थी, इतनी सशक्त हिंदी थी उनकी, इतनी संवाद शैली, चाहे वो कथा पढ़ाएं, कहानी पढ़ाएं, पद्य पढ़ाएं, कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा करता था। सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आ जाए, ऐसी उनका अध्यापन था। और उनकी क्लास, मेरी क्लास दोपहर से थी 11 बजे से हिंदी का पीरियड, और वो सुबह 8 बजे से हिंदी का पीरियड पढ़ाती थी। और मेरा एडमिशन हो गया था दोपहर वाली क्लास में, मुझे क्लास में। तो और मुझे तो इन प्रकार चतुर्वेदी मैडम की ही हिंदी पढ़नी थी, उनकी ही क्लास पढ़नी थी। होम साइंस कॉलेज जबलपुर की बात कर रही हूँ। तो उनसे मैंने कहा कि मैम मैं आपके क्लास में ही पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब एडमिशन हो गए, अब सीट खाली नहीं, तुम्हारा जो सेक्शन है तुम उसी में पढ़ाओ उसमें। और तो मैंने उनके लिए झूठ का बहाना बनाया। मैंने ऐसा झूठ बोला उनसे कि केवल मात्र उनकी क्लास पढ़ने के लिए, कि मेरी माँ बहुत बीमार है और दोपहर में मुझे उनकी देखभाल करना पड़ती है। सुबह तो भैया लोग कर लेते हैं, दोपहर को मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए मैं तो सुबह ही आ सकती हूँ। तो उन्होंने भी कारुणिक थी, वैसे भी हिंदी वाले थोड़े करुणाजनक होते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि आप अच्छा ठीक है हिंदी क्लास मेरी अटेंड कर लो। तो वो क्लास अटेंड करते करते, उनका सुनते सुनते, उनका पढ़ाने का ढंग देखते देखते मेरी हिंदी के प्रति इतनी अधिक रुचि जागृत हुई कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी गुजराती हूँ, मुझे लगा मैं हिंदी ही हूँ। आपने बहुत से साहित्यकारों को पढ़ा है, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र जी पर आपका शोध है। कोई ऐसी बात जो उनके लेखन को विशेष और रुचिकर बनाती हो? हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र चूँकि हिंदी के एक निष्णात कवि,
सुलझा हुआ व्यक्तित्व, एक आदर्शवादी, चरित्रवान और हिंदी साहित्य के दूसरे तार सप्तक के बहुत सशक्त कवि थे। और जब मैंने शोध का बहुत सारे साहित्यकारों पर मेरे समय विषय आए कि शोध के लिए तो मीरा पे, तुलसी पे और सूरदास पे और मैथिली शरण गुप्त महादेवी और सुमित्रानंदन पर, तो निराला पे अनेकों शोध हो चुके थे। परंतु जब मैंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से शोध अपना करना चाहा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र पर आज तक किसी ने शोध नहीं किया। तो इसलिए मैंने ये भी सोचा कि जिनके ऊपर शोध नहीं है मैं उनके ऊपर ही शोध कार्य करूँगी। डॉक्टर विनय दुबे भोपाल में मेरे गाइड थे, उनके अंडर में ही मैंने इनकी कविताओं की, नई कविता के संदर्भ में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का अनुशीलन, इसके ऊपर मैंने शोध किया। और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का वो मेरा भवानी प्रसाद मिश्र के ऊपर पहला काम था मेरा। और चूँकि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जो फलक था लेखन का, कविताओं का, बहुत विराट था, बहुत ही विस्तृत था। उन्होंने सामाजिक विषयों और प्रकृति के साथ मानव मूल्यों को अपने काव्य का आधार बनाया। उन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र के अंदर का आदमी एक ऐसे गांव का आदमी है, ग्रामीण परिवेश में जुड़ा हुआ है। उन्होंने गांव के जो किसान हैं, गांव का दुख है, दर्द है, खेत है, माटी की सौंधी सुगंध है, वर्षा का विरल जल है और प्रकृति का सौंदर्य, उनके काव्य में हमें हर जगह निष्णात दिखाई देता है। उनका जीवन बोध प्रकृति के प्रति बहुत गहन आत्मीयता से भरा हुआ था। वो प्रकृति से जो आत्मा में बोध होता था वो तो अलग ही था। वो तो प्रकृति के साथ जीते थे। वो वर्षा के कवि कहे जाते थे। इससे कवियों की तरह उन्होंने प्रकृति के ऊपर कभी मानवीकरण नहीं किया, बल्कि अपने मनुष्य पर वो स्वयं प्रकृति को आच्छादित करते थे। मनुष्य के ऊपर वे प्रकृति को बिछा देते थे, सही मायनों में वे प्रकृति को जीते थे। वे हमेशा कहा करते थे कि मैं हिंदी कवि नहीं हूँ, मैं भारतीय कवि हूँ। और हिंदी कवि भाषा नहीं चेतना ही कवि की असली पहचान होती है। भाषा तो कपड़ा है जिससे चेतना सजती है और संवरती है, पर चेतना न हो तो भाषा में सौंदर्य नहीं रह जाता है। भाषा अब जब तक अंदर से चेतना ना हो किसी अनुभूति के प्रति, तब तक हम कितना भाषा को सौंदर्य प्रदान करेंगे। इसलिए कवि की पहचान चेतना से ही होती है। वो कहावत है एक कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मराठी और गुजराती में शिक्षा के बाद हिंदी में आने पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक भाषा से दूसरे भाषा में लेखन शुरू करने में कौन से तत्व सहायता करते हैं? देखिए, पहले तो मैंने मराठी प्राथमिक कक्षा तक पढ़ी है। गुजराती मेरा मातृभाषा रही है, पर अध्ययन का विषय कभी नहीं रहा। मैंने गुजराती मतलब स्कूली शिक्षा में नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। तो मातृभाषा होने के नाते घर में बोली जाती थी, इसलिए मुझे उसका अनुभव है। तो मराठी और गुजराती में मैंने, मराठी मीडियम में ज़रूर मैंने प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। और चूँकि मेरे पिता पुलिस विभाग में थे वहाँ पर भंडारा महाराष्ट्र में, मेरा जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ है और भंडारा में थे, तो अचानक ही उनको अंदर से ही कुछ ऐसी आभास हुआ कि यहाँ से चलना चाहिए। तो वो बहुत बीमार थे और उसके पश्चात उनका देहांत हो गया। तो हम लोग सभी जबलपुर में, मेरे बड़े भाई थे, तो उनके यहाँ आकर के हम लोग शिफ्ट हुए। वही जबलपुर में मेरा एडमिशन हुआ 6वीं क्लास में। एक धुंधली सी यादें हैं उसकी थी। 6वीं क्लास में तो हिंदी मीडियम में मेरा मतलब स्माइथ मिडिल स्कूल था, हिंदी में हुआ। तो चूँकि मराठी पढ़ करके आई थी और हिंदी भाषा में एकदम से 6वीं 5वीं तक का बेसिक जो हमारा शिक्षा होता मराठी में हुई और हिंदी में। हालांकि लिपि दोनों भाषाओं की लगभग एक सी है, एक सी लिपि है देवनागरी वैसी, पर थोड़े थोड़े अक्षरों में जैसे ल इनमें, और मात्राओं का बहुत उनमें वो है। जैसे अपने यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो वहाँ छोटी की मात्रा लगाई जाती है। इसी प्रकार गुजराती में बड़ी की मात्रा, अपन कहते हैं जाहिर, गुजरात में कहेंगे जाहिर। तो ऐसे शब्दों पे थोड़ा मराठी में होता है। और चुनौतियों का सामना
बाल्यावस्था थी, इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो कब हिंदी रस रस में बज गई, कब मराठी को भूल गए बेटा, ध्यान भी नहीं रहा, बिल्कुल मुझे याद भी नहीं रहा। और उसके पश्चात क्या है कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान हमारे ज्ञान के स्तर को बढ़ाता ही है। हम दूसरी भाषाएं जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, तो हमारे निश्चित मराठी की भाषाओं की, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की लोक चेतना अपने आप हमारे में आती है। गुजरात का साहित्य हम पढ़ेंगे तो वहाँ की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, वो हमें मिलती हैं। इसलिए तो भाषा ज्ञान के स्तर को हमेशा बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। और भाषाओं का साहित्य, विभिन्न भाषाओं के जब हम साहित्यों को पढ़ते हैं तो शब्द चयन में हमारे बहुत वृद्धि हो जाती है, क्योंकि नए नए शब्द हमें मिल जाते हैं। और आजकल तो भाषाओं में अंग्रेजी के शब्द, जैसे गज़ल तक में आप देखिए, शायर गज़ल तक में कितने हिंदी के, कहीं उर्दू के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। तो ये भाषाओं का हमारा शब्द भंडार बढ़ता जाता है और विचारों की पकड़ सशक्त होती जाती है हमारी भाषाओं के अनुभव से। और इसका मुझे लाभ भी मिला कि मराठी भाषा में, चूँकि मराठी भाषा ज्ञान था और मेरी गुलमोहर कविता का अनुवाद भी मराठी भाषा में हुआ, काफ़ी लोगों ने यहीं से उसका विमोचन हुआ था और काफ़ी लोगों ने उसको सम्मान की दृष्टि से देखा। और अब एक सिंधी में भी अनुवाद हो रहा है उस किताब का। हाँ, हिंदी में भी अनुवाद भोपाल में कर रहे हैं, एक महानुभावों का आया। क्या लेखन के लिए साहित्यिक होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है कि लेखन के लिए साहित्यिक होना ज़रूरी है। मैं तो नहीं मानती ऐसा। अगर ऐसा होता तो बैंक वाले, बैंकों में काम करने वाले, डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, ये सारे साहित्यकार नहीं होते, क्योंकि उनका तो विषय ही साहित्य से अलग है। परंतु फिर भी उनमें कहीं ना कहीं रुचि तो होती ही है साहित्य को पढ़ने की, और वे बाल्यावस्था से ही अपना साहित्य में या तो उनका परिवेश रहता है या उनको अच्छा वो पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं हमेशा। और अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना नितांत आवश्यक होता है। जब तक हम अच्छा नहीं पढ़ेंगे हम अच्छा कभी नहीं लिख सकते। हमें अच्छे लेखकों की अच्छी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लिख पाएंगे। कोई भी कविता जब हम लिखते हैं तो उस कविता को 10 बार हम पढ़ें अपनी। वो जब आप 10 बार पढ़ेंगे तो शब्द अपने आप हम पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं। वो शब्द स्वयं बोलता है तो मुझे हटाइए यहाँ से, मैं अनावश्यक रूप से आया हूँ। आप स्वयं कविता लिखिए, अपना लेख ही आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं कुछ तो भी शब्द यहाँ वहाँ, ये भाषा ठीक नहीं है, मात्रा ठीक नहीं है, ऐसा कभी अनुभव होता है। और प्रत्येक लेखन के लिए सबसे आवश्यक है कि हम विभिन्न विधाओं को पढ़ते रहें। ये नहीं कि अगर हमें कविता लिखनी है तो केवल कविताएं ही पढ़ती रहें। हम कहानियाँ पढ़ें, लघु कथाएँ पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, और जो भी हमारे सामने समाचार पत्रों में भी आजकल बहुत से सामान आने लगे, पत्रिकाओं में आने लगा है, तो इन सबको पढ़ करके हम अपनी साहित्यिक रुचि को बढ़ाते रहते हैं। और मैंने भी बहुत सारी रिपोर्टाज और बायोग्राफी और बहुत सारे उपन्यास बाल्यावस्था में, बीए कॉलेज में बहुत सारे उपन्यास वगैरह, हिंदी साहित्य में कितने उपन्यास थे, प्रेमचंद के और फणेश्वरराव नेहरू के, सारे उपन्यासों को पढ़ा के। एक तो क्या है, उनको पढ़ने से हमारी भाषा समृद्ध होती है, हमारा ज्ञान परिष्कृत होता है और हमें लेखन में, हमारी साहित्य की यात्रा में हमें सहयोग मिलता है हमेशा। जब हम पढ़ेंगे नहीं बेटा, लिखेंगे नहीं, मतलब कि हम अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो हम लिखेंगे कैसे। और साहित्य की रुचि तो मैं मानती हूँ थोड़ी बहुत तो होना ज़रूरी है, पर ये नहीं है कि उसके लिए हमें कोई वो तो अपने आप ही आती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। कभी अच्छा सुनते सुनते हमारा लिखने का मन हो जाता, कभी अच्छा पढ़ते पढ़ते हमें लगता अरे ये तो हम लिख सकते थे। हम अच्छा पढ़ते लिखते लिखते भी रुचि अपने आप जागृत हो जाती है और हम लिखने पढ़ने लगते हैं। किसी रचनाकार को पढ़ने के बाद हमारे लेखन में उनके प्रभाव की परछाई दिखती है, और बिना पढ़े भी संयोगवश ऐसा हो जाता है। तो दोनों में से बेहतर क्या है, या किसी अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? प्रत्येक रचनाकार के मस्तिष्क में उसके अपने मौलिक विचार होते हैं। हम पढ़ते हैं, विभिन्न रचनाकारों को पढ़ते हैं, विभिन्न कवियों को पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते ज़रूरी है कि हम उनकी भाषा से प्रभावित हो जाएं, हम उनकी शैली से प्रभावित हो जाएं, पर ज़रूरी नहीं है कि उस लेखक के विचार
हमारे विचार हों। उसने किन परिस्थितियों में अपना लेख लिखा है, उस कविता या लेखक को लिखने के लिए हमें उस कवि या लेखक की मनस्थिति तक पहुंचना पड़ता है। कोई भी कविता लिखें अनुभवों पे आधारित होती, लेख भी कई लोग अनुभवों पे ही आधारित लिखते हैं। जब तक जीवन में अनुभव नहीं होंगे हम लिखते हैं तो फिर वो हम यहाँ वहाँ से दो पंक्तियाँ यहाँ से दो पंक्तियाँ उठा करके हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, परंतु प्रत्येक रचनाकार के मस्तिष्क की मौलिक उपज होती है। इसके बावजूद भी, इन सब के बावजूद अपना लेखन तो अपना ही होता है। जो हमने लिखा है वो हमारा अपना होता है। आपकी अपनी शैली और शिल्प होती है। हाँ, शब्दों को यहाँ वहाँ हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द हमने लिखा है तो आप उसको लिख सकती हैं, क्योंकि शब्द तो किसी की संपदा नहीं है। शब्द किसी की संपदा नहीं है, भाषा किसी की संपदा नहीं है। इसलिए आप किसी की भाषा शैली अपना सकते हैं, शिल्प अपना सकते हैं, परंतु विचार, मौलिकता आपका अपना ही होना चाहिए। और अन्य लेखकों का लेखन पर प्रभाव तो निश्चित पड़ता है, पर लेकिन बहुत आंशिक रूप से। जब हमारे विचार कुछ हैं, हमारी भाषा शैली अलग है, अगर ऐसा होता तो सबका एक सही नहीं पढ़ते रहते हम, अगर क्या वो जैसे ही हम लिखने लगते। इसीलिए क्योंकि बहुत सारा बेहतर साहित्य पढ़ लेने के बाद भी आपकी हमारी भाषा परिष्कृत होती है, परिमार्जित होती है, और इससे हमें अपनी भाषा के परिमार्जन में बहुत सफलता मिलती है और प्रभाव पड़ता है थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं है। मैंने भी बहुत पढ़ा है, पर मुझे लगता नहीं है कि मेरी कविताओं में किसी का प्रभाव मुझे दिखता है। पढ़ते पढ़ते हो सकता है अनायास कुछ आ जाए, पर जितनी भी कविताएं हैं वो सारे मेरे अनुभव की हैं। एक एक कविता मैं बता सकती हूँ कि किस घटना से प्रेरित होकर के लिखी है। किसी भी विषय पर लिखते समय उस विषय के दोनों पक्षों पर विचार करते हुए उनमें संतुलन बनाने के लिए तटस्थ होने में क्या बुराई है? दरअसल तटस्थ व्यक्ति स्वतंत्र विचार अपने व्यक्त नहीं कर सकता। हम तटस्थ हैं, दो लोगों में बात हो रही है तो हम कई बार तटस्थता का बात करते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति तटस्थता का लाभ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आज कोई लिख रहे हैं और अगर हमने किसी के एक का पक्ष ले लिया तो उस पक्ष से हमारा विवाद हो जाता है, तो हमें उसके विचार पसंद न होने पर भी हम उसका बहुत विनम्रता से हम बता सकते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है। परंतु यदि हम उससे बहुत जोर से और तटस्थ रहते हुए उसकी आलोचना करते हैं तो हो सकता है उनके साथ विवाद हो जाए हमारा। और विचारों को लेकर के, भाषा को लेकर के तो विवाद हो जाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि तलवार के बम गोलों में नहीं होती। दो शब्द कहे और बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। महाभारत में यही तो हुआ था, द्रौपदी में 3 शब्द कहे थे, अंधा का पुत्र अंधा, और महाभारत की भूमिका को रचा गया था। इसलिए तटस्थ रहना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि हम अपनी अलग राय बना लें, अपना अलग पक्ष रखें और फिर उस पक्ष को हम सबके सामने प्रस्तुत करें। लेखन में भाषा की बाध्यता किस सीमा तक होनी चाहिए? लेखन में भाषा की बाध्यता मेरे विचार से कोई नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी हैं तो हम हिंदी ही लिखें। अगर हमें बुंदेली आ रही है तो बुंदेली लिख सकते हैं, गुजराती आ रही है गुजराती लिख सकते हैं। लेखन में कोई भाषा की बाध्यता अनिवार्य नहीं है। हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के भी शब्द हम भाषा में सम्मिलित कर सकते हैं। उससे भाषा का सौंदर्य ही उत्पन्न होता है। आदमी, जो पाठक होता है, वो जिज्ञासु हो जाता है कि ये शब्द का अर्थ क्या है। वो स्वयं खोजता है, या फिर वो लेखक को पूछेगा कि ये शब्द आपने कहाँ से इसमें आए हैं, हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आया है, ये बताइए। और इसलिए, और जब अन्य भाषाओं के शब्द भाषा में सम्मिलित हो जाते हैं तो हमारी भाषा समृद्ध ही होती है, उसका शब्द भंडार बढ़ता है। और अन्य भाषा के शब्द भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे पाठक जो होता है वो सहजता से उसका अनुमान लगा लेते हैं और समझ भी जाते हैं। भाषा को पढ़ते पढ़ते उसका अर्थ समझ में आ जाता है। कई बार कोई एक बच्चा एक शब्द का अर्थ पूछता है तो हम नहीं बता पाएंगे, पूरा वाक्य पढ़ो। जब वो पूरे वाक्यों को पढ़ेगा तो हम 1 मिनट संग में उस शब्द का अर्थ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है हम उसको बता सकते हैं।
और ऐसे में भाषा को जितना लचीला बनाया जाए, भाषा उतनी बोधगम्य और संप्रेषणीय होगी। लचीला का मतलब बहुत कठिन दुरूह भाषा का प्रयोग हम करें, भाषा हम ऐसी लिखें जो सामने वाले को समझ में आ जाए, क्योंकि हम एक सामान्य जनमानस के लिए लिखते हैं। हमारे लेखन में एक मूल्य होते हैं। एक साहित्यकार की सबसे बड़ी विशेषता है सामाजिक मूल्यों की प्रतिस्थापना करना। मूल्य विहीन लेखन कोई काम का नहीं, जो समाज को संदेश दे, समाज को प्रेरित करे। विध्वंसी और आक्रोश पैदा करने वाला मैं नहीं समझती कि लेखन कुछ उपयोगी हो सकता है। आजकल कई राजनीति को लेकर, इसको लेकर कितना सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो उससे क्या है कि मनुष्य के मन में वो सच है कि गलत है, हम उसकी तह तक तो गए नहीं, पढ़ के हमने अपनी विचारधारा बना ली। आधुनिक युग में आधुनिक कविता ज़्यादा प्रभावी है, फिर भी कविता के मूल स्वरूप में लिखना कहाँ तक उचित है, जबकि वह जनसाधारण तक नहीं पहुँच पा रही है। बहुत सुंदर कविता है महादेवी की, लोग आज भी याद करते हैं। जागो तुझको दूर जाना, क्या भूल रही हूँ मैं। बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त की, बहुत सुंदर कि क्या थे हम और क्या हो गए हैं आज। प्रासंगिक हैं। उन कविताओं को हम उठा कर देखें तो आज जो राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां हैं, वे उनमें काफ़ी प्रासंगिकता का हमें अनुभव होता है। आधुनिक युग में पारंपरिक कविता भी पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं पढ़ी जा रही। बिहारी, घनानंद सबके BA क्लास में सबको पढ़ाई जा रही हैं। तुलसी के रामचरितमानस, सूरदास, हम लोग मानस तो घर घर में पढ़ा जाता है और पूजनीय है। तो ये तो पारंपरिक काव्य है, ये सब पढ़ाई जा रहा है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कम पढ़ी जा रही हैं। काव्य के अनेक रूप हो गए हैं, नई कविता और अकविता, कोई भी नाम ले दिया जाए। मनुष्य अपनी सुविधा से लिख रहा, तो पहले निराला थे, छंदबद्ध कविता लिखते थे, अब तो अच्छा भी लिखा जा रहा है, संप्रेषणीय भी लिखा जा रहा है और आजकल के समाजोपयोगी भी लिखा जा रहा है। परंतु हाँ, कुछ जगह मंचीय कवि जो लिखते हैं वो क्षणिक प्रभावी रहते हैं, दीर्घकालिक कविताएं नहीं होती हैं। कविताएं दीर्घकालिक तक लोग उसे याद करें, उसके मस्तिष्क में बिठाएं, तो वो बहुत ही अधिक अच्छी होती हैं। और अकविता को हम कोई भी नाम दे दिया जाए, विचार तो प्रमुख होता ही है। विचार कोई भी, हम चाहे अकविता कह दें या नई कविता कह दें या पारंपरिक कविताएं कह दें, उन सब में एक विचार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे शुरू में पहले हाइकू, आपने देखा होगा, जापानी हाइकू, 2-2 लाइन, बड़ी से बड़ी बात को छोटी बात में कह देना। तो बीच में हाइकू के बाद अब लोकप्रिय हो रहे हैं पुरानी तुकबंदी की कविताएं, आज भी पढ़ी और सुनी जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा को लोग बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। जब भी कुछ काम होता है तो वो युवाओं को आह्वान करती है कि चिर सजगा के उन्हें लिए आज तुझको दूर जाना। बहुत सुंदर कविता है महादेवी की, लोग आज भी याद करते हैं। जागो तुझको दूर जाना, क्या भूल रही हूँ मैं, पर बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त की, बहुत सुंदर कि क्या थे हम और क्या हो गए हैं आज। प्रासंगिक हैं। उन कविताओं को हम उठा कर देखें तो आज जो राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियां हैं, वे उनमें काफ़ी प्रासंगिकता का हमें अनुभव होता है। तो किसी भी काव्य रूप का हमें विरोध नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी काव्य रूप का विरोध हम नहीं कर सकते। समय समय पर काव्य के अलग अलग रूप प्रचलित होते हैं। कविताओं के बहुत से रूप बदले, नई कविता आई, अकविता आई, छंदबद्ध कविता आई, फिर उसकी कविताएं आई, तो सबको लोगों ने सराहा, उसे एक्सेप्ट किया, उसे स्वीकार किया। और साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, साहित्य का सृजन होते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। साहित्य का सृजन होते रहना चाहिए, साहित्यकारों को लिखते जाना चाहिए, जो नए हैं उनको भी प्रेरित होकर के उनसे आगे बढ़ते जाना चाहिए, लिखना चाहिए। विधा और रचना का रूप कैसा भी हो, सृजन महत्वपूर्ण है, लिखा जाना महत्वपूर्ण है, अच्छा पढ़ा जाना महत्वपूर्ण है।
आजकल लोग ऑनलाइन लेखन करते हैं और लाइक्स और फॉलोअर्स की चाह में कई बार बेसिर पैर की रचनाएं पोस्ट कर देते हैं। क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर निरर्थक लेखन करना उचित है? आपका इस पर क्या ख्याल है? आजकल क्या हुआ है, फेसबुक और इन सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके ऐसा कुछ लिख देते हैं कि जो जनमानस को स्वीकार्य नहीं होता। कई जगह तो भाषा भी इतनी अनर्गल होती है कि जिसका कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। और लाइक्स और फॉलोअर्स की सुविधा के लिए बहुत से लोग इसलिए लिखते हैं, और इन सब का एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा लिखेंगे हम तो कोई लाइक नहीं करेंगे। आपकी मित्र मंडली में 50 आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं तो उन्हें वो देखेंगे कि अच्छा ये बिना रचना पढ़े, उन्हें नाम देख कर के वो लाइक लगा देते हैं और कमेंट लिख देते हैं बिना पढ़े। तो ये मैंने ऐसा बहुत पाया कि एक अच्छी रचनाओं पे उतना ज़्यादा, हाँ, और देखा तो वही लोग कमेंट्स करते हैं जो एक बार कर रहा है। अगर किसी ने पढ़ी होती तो कोई नया व्यक्ति भी तो उसको कुछ सलाह सकता था या उसको गलत भी कह सकता था कि हम आपके इस लेख से सहमत नहीं हैं। इस प्रकार का समय हो गया है। लाइक्स और इसमें कमेंट्स करते हैं और उनका तो अपना एक समूह होता ही है। आप भी जानती हैं, आप भी जानते हैं कि एक समूह है, वो अपने अपने लोगों को बस वाह वाह लिख दिया, बहुत बेहतरीन लिख दिया, ब्यूटीफुल लिख दिया। और किसी, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में 500 लोग हैं और 50 आपके मित्र हैं तो 50 ही आपको लाइक और वो करते रहेंगे और पढ़ते ही नहीं हैं। पढ़ना चाहिए, बहुत आवश्यक है कविता को, किसी भी चीज़ को पढ़ना। और सार्थक कविताएं आजकल जो सार्थक लिखी जा रही हैं वो तो परिदृश्य से बाहर हो रही हैं। सार्थक चीज़ें कोई नहीं उसको पढ़ना चाह रहा है। हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है, हर चीज़ की। आज कौन है जो किताबें खरीद करके पढ़ना चाहता है? हमने आज सब कुछ फेसबुक पे ई पत्रिका आ गई, उसी पे फेसबुक पे ई पत्रिका छप जाती है 5,000 में, और हम ये प्रकाशन से छपवाते हैं तो 20,000 रुपये लगते हैं। तो 5,000 में आपका मार्केटिंग हो गई, आपका नाम हो गया, आपको वाहवाही मिल गई और आपके कविता का वो भी हो गया प्रकाशन और ये हो गया। तो मेरी दृष्टि से ये साहित्य के लिए अच्छी बात नहीं है। साहित्य और पाठक को अगर किताबें पढ़ना चाहिए, खरीद कर नहीं पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ें, जिनके पास है उनसे लेकर के पढ़ें, परंतु उन्हें पूरे ससम्मान उनको वापस भी कर देना चाहिए। लेखन से हटकर एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आपका जन्म चंद्रपुर महाराष्ट्र से हुआ, परंतु कई वर्षों से आप सागर में हैं। तो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आना कैसे हुआ और फिर किन चीज़ों ने आपको इतना आकर्षित किया कि आप यहीं की माटी की हो गई? सागर ऐसे आना हुआ कि मैं बीए फाइनल की परीक्षा दी थी, 18 वर्ष की उम्र थी और तभी मेरी शादी हो गई थी सागर में। तो सागर की माटी तो निश्चित ही बहुत खुशबूदार है। मुझे तो शादी को ही 48 वर्ष हो गए, जो 18 वर्ष में शादी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत आत्मीयता है यहाँ के लोगों में, बहुत प्रेम है, बहुत अपनापन है। कहीं भी चले जाओ हर व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता ही है, परिचित सा निकल आता। मेरे बच्चे गुजरात में हैं, पर आज भी कोई सागर का आ जाए तो वो अगर पता लगे सागर का है तो दौड़ के वो 20 किलोमीटर दूर भी मिलने जाते हैं। तो और हमेशा वो कभी कभी बुंदेली भाषा भी वहाँ बोलते हैं, लिखते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है सागर की माटी। और अब तो हम लोग भी कहीं जाते भी हैं तो हमें 1 महीने से ज़्यादा ऐसा लगता है सागर चलो वापस। यहाँ की है कुछ, यहाँ के लाखा बंजारा के पानी में या यहाँ के आबो हवा में, ऐसी हरि सिंह गौर की नगरी, पद्माकर की नगरी में कुछ तो ऐसा है जो अपने को समाहित कर लेता है सबको। आजकल लोग किसी भी घटना पर तुरंत लिखने लगते हैं, जैसे किसी दिग्गज कलाकार की असमय मृत्यु या महामारी। खासकर सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ऐसा करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, लिखते हैं वो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ने लिखा है तो उसको ही देख देख के लिख लेते हैं। सोशल मीडिया ही ज़्यादा प्रचार करता है इसका। टीवी में एक बार न्यूज़ आ गया समाचार, बस उसको ही एक ने लिखा है 4 कविता तो वो पता लगे, फिर उसको देख देख के सब अपना अनुभव उस पर लिखने लगते हैं। अभी बिल्कुल त्वरित उदाहरण है,
ना आप जानते हैं, ना आप करते हैं किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या उनका था। सब ने अपने मन मन के गणित लगाए और सोशल मीडिया पर भी सब उसके फ़ैन बन गए और कई लोगों ने ऐसी कविताएं लिखी और बहुत सारा लिखा। तो ये देख देख के सोशल मीडिया पे महान कवि पे या किसी पे लिखो। अभी हमारे सागर में इतनी महान हस्तियाँ, इतने अच्छे अच्छे लोग चलाते, उन पे कोई नहीं लिखने बैठ जाता है कि उन पे भी एक लिख दें हम संवेदनाएँ। क्योंकि भाई वो एक क्रेज़ होता है युवा लोगों में ज़्यादा होता है अपने फिल्मी हीरो के प्रति। जिन लोगों ने ये लिखा कि उन्हें ऐसा नहीं करना था, गलत किया, तो मैंने उसको लाइक ज़रूर कर दिया कि जो सही बात है कि उन्हें ऐसे आत्महत्या नहीं करनी थी, लड़ना था जीवन से पलायन नहीं करना था और किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जब दुख और सुख और घटनाएं जीवन में आती हैं, हमें उनसे उबर के कम से कम आप अपने इतनी कितनी हताशा में आप हो जाए, आपके पेरेंट्स से आप अपने दुख तो साझा करिए। मेरा तो यही मैसेज रहता है बच्चों को कि आपको कितना मत कहिए किसी से, पर माता और पिता संसार की एक ऐसी वस्तु है, डांट देंगे, चिल्ला देंगे तो समस्या का समाधान तो वही करेंगे आपके। इसलिए मैं भी आप लोगों से कहती हूँ, माता पिता से बढ़ कर के कोई दोस्त नहीं, उनसे बढ़ा कोई शुभचिंतक नहीं। आप अगर अच्छी होती हैं तो सबसे बड़ी खुशी आपके माँ पिता को ही मिलती है। आज हमारे बीच थी डॉक्टर चंचला दवे जी। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।